सुधीर ने एक बार फिर से सामने की बर्थ पर सोई जया पर नज़र डाली। जया अपनी बाह पर सिर रखे बेखबर नींद में जाने क्या सपना देखकर कभी मुस्कुरा पड़ती तो कभी सिसक पड़ती। सुधीर ने उठकर पहले पानी पिया, फिर जया व उससे चिपके वंश को ठीक से चादर उड़ा दी और फिर अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। पर उसे आज नींद नहीं आ रही थी। उसने एक बार रेल के डब्बे में जहाँ तक नज़र जाती थी दौड़ाई। सभी लोग लगभग सो चुके थे। सुधीर को सचमुच सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। जिंदगी कभी इतनी सुंदर हो सकती है, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह अपने जीवन से एकदम निराश हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे एक जीता जागता आदमी नहीं बल्कि एक मशीन हो, बस सुबह से शाम और शाम से रात तक लगे रहे रोबोट की तरह। सुधीर जया को देखकर मुस्कुरा दिया। कितने सालों बाद इस नादान को समझ आया कि वैवाहिक जीवन और वह भी संतुष्ट वैवाहिक जीवन क्या होता है। पिछले वर्ष की ही बात है। इसी वंश बेटे की पहली जन्मदिन पर खासा आयोजन किया हुआ था। जया की बेटे की चाह जो पूरी हुई थी। बेटे की आस में एक के बाद एक दो बेटियां पैदा हो चुकी थी। फिर भी सुधीर को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसके पास बढ़िया सरकारी नौकरी तो थी ही, साथ ही वह भरपूर मेहनत भी कर रहा था ताकि पदोन्नति का कोई मौका चूकने ना पाए। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद आदमी क्या चाहेगा? अपने घर में जाकर चैन, आराम और प्रेम। और यही सुधीर को नसीब ना था। सुधीर ने चाहा था जया उसकी भावनाओं को कुछ तो समझे, पर उसमें तो इतनी समझ ही नहीं थी। वंश की जन्मदिन पर जया के भाई भाभी भी सपरिवार पहुंचे थे। एक तो खुशी का मौका, दूसरे अपने भतीजियों पर जया का विशेष स्नेह। उसने जिद करके रोक लिया भाभी और बच्चियों को। भाई साहब को अपने व्यवसाय की वजह से जाना पड़ा था। सुधीर चाहता था कि शाम को जया, रेखा भाभी जी और बच्चों को लेकर घूमने जाए। लखनऊ में तो शाम को घूमने में ही मज़ा आता है। किसी दिन भूल भुलैया या चिड़ियाघर देख आने का प्रोग्राम बना ले। जया के सामने अपना प्रस्ताव रखा भी तो वो फौरन बोल पड़ी, अरे कितनी बार तो देख चुके हैं भूल भुलैया व चिड़ियाघर। रेखा भाभी व बच्चों का भी देखा हुआ है सब कुछ। रेखा भाभी मेरे पास हैं तो उनको आराम ही करने दो, वरना जाकर तो फिर वही ड्यूटी, ऑफिस और घर की देखभाल करनी है। जी भर कर बातें करनी है मुझे भाभी से। सुधीर को चुप रह जाना पड़ा। मन तो हुआ था कि जया से स्पष्ट पूछ ले कि तुम्हारे पास बातें हैं ही कौन सी जो भाभी से करनी है। बातें होगी तो यही, भाभी इस साल कच्चे आम काफ़ी महंगे रहे, या फिर भाभी तुम्हारे कंगन 4 तोले के तो होंगे ही। सचमुच सुधीर जया की बातों से और उसकी दिनचर्या से बुरी तरह उब गया था। उसने ऐसी पत्नी की तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जया की सुकोमलता पर मोहित होकर वह विवाह के लिए राजी हो गया था। तब सोचा भी नहीं था कि इतनी नाजुक सी युवती घर में ऐसा कठोर अनुशासन स्थापित करेगी कि घर के नाम से मन घबराने लगेगा। सुधीर को उन दिनों जया पर बेहद गुस्सा आता था, मगर वह अपनी बेटियों के सामने घर में कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने जया को उसके हाल पर छोड़ना ही बेहतर समझा। और जया इतना अच्छा पति पाकर भी उसकी तरफ से बेफिक्र अपने में ही मगन थी। अंधेरे में उठकर ही ड्राइंग रूम झाड़ने फटकारने लगती और पिछले दिन के कपड़े पीट पीट कर धोने लगती। लोहे की बाल्टियों और तसलों को इतनी जोर से उठाकर रखती कि घर वाले ही नहीं, पड़ोसी भी जाग जाते। जैसे ही सुधीर और बच्चे जागते कि जया के आदेश निर्देश शुरू हो जाते। सुबह होते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता। स्कूल और ऑफिस के दिन हड़बड़ाहट में काम निपटाया जाना तो समझ में आता, पर जया ने तो सारे दिन बराबर कर रखे थे। छुट्टी के दिन भी ना तो वह खुद चैन से बैठती, ना बच्चों और सुधीर को बैठने देती। और जब यही बात जया की भाभी ने कही तो सुधीर अंदर तक चटक गया था। अपनी तड़प वह जज्ब नहीं कर पाया था और उसका दर्द व्यंग्य बनकर बाहर उफन पड़ा था। क्या बात कह रही हैं रेखा भाभी? सबके साथ बैठने, खेलने, घूमने फिरने या मिलने जुलने में जितना समय बर्बाद होगा उतने समय में इसका कितना काम हो जाएगा। कपड़े धुल जाएंगे, घर गृहस्थी के काम व्यवस्थित हो जाएंगे। इस बात की इन्हें परवाह नहीं कि इनके इस व्यवहार से हम सबके मन कितने अव्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि सुधीर ने जया को अपने पास 2 पल फुर्सत से बैठने के लिए कोई कोशिश न किया हो।
सुधीर ने कई बार अपनी ही इच्छा से जया की कभी किचन में या ड्राइंग रूम की सफाई में मदद करनी चाही थी, मगर उसको वह उसका हस्तक्षेप लगा था। रेखा भाभी ने भी तो यही कोशिश की थी। एक सुबह भाभी ने बरामदे और आंगन झाड़ बुहार दिए थे और चाय का काम संभाल लिया था, लेकिन सुधीर ये देखकर सन्न रह गया था कि जया को रेखा भाभी की लगाई झाड़ू पसंद नहीं आई थी और एक बार फिर उसने सफाई की थी। सुधीर भाभी के सामने बेहद शर्मिंदा हुआ था। न कहीं घूमा फिरा पाया, न घर में ही उचित वातावरण था। जाते जाते भाभी की बिटिया ने कह ही दिया, बुआ, मैंने आपका नाम रोबोट बुआ रख दिया है। आपका बस चले तो रात को भी ना सोए, चादरें ही धोती रहें। सुधीर बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया था, पर मन में बड़ा परेशान था जया के इस आचार व्यवहार से। एक भी मेहमान, पड़ोसी, खुद सुधीर का कोई दोस्त या फिर बच्चों के ही दोस्त, कोई भी नहीं घुस सकता था जया के घर में। वह इतनी व्यस्त रहती कि कभी कोई भूले भटके आया भी तो उसके रूखे बर्ताव से आहत हो दोबारा कभी लौटकर नहीं आया। वह तो सामाजिक संबंधों के नाम पर शून्य थी। सुबह उठते ही उसे हर काम जल्दी जल्दी निपटाने की हड़बड़ाहट रहती। शाम को सुधीर थोड़ा सा प्रेम, जरा सी शांति पा लेने की उम्मीद से घर लौटता तो जया अपनी व्यस्तता के बीच या तो एक कप चाय दे जाती या फिर मार्केट से कोई सामान लाने की फरमाइश कर देती और सुधीर का मन खींच जाता। सुधीर को एक शाम याद हो आई। उसकी वह शाम हर शाम से अलहदा थी। रोमांटिक तो नहीं थी, मगर सुधीर को पुरसुकून लगी थी। उस शाम सुधीर स्कूटर निकाल कर जा ही रहा था कि बगल के क्वार्टर वाले शर्मा जी ने उसे अचानक ही चाय का आमंत्रण दे डाला था। सुधीर खिल उठा था। फौरन स्कूटर गेट पर खड़ा कर शर्मा जी के बगीचे में लगी बेंच पर पहुंच गया। बहुत भाता है सुधीर को शर्मा जी का परिवार। 6 लोगों को सुखी संतुष्ट परिवार, पति पत्नी, 2 बेटियां और बूढ़े माता पिता। शर्मा जी से मिलना यानी दुनिया भर की खबरों को जानना। 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से लेकर शिमला मिर्च के भाव तक। अगर इस बीच उनकी पत्नी या माँ भी आ जाए तो और ज़्यादा आनंद आ जाता। उस शाम बेहद सुधीर उत्साहित होकर उन सबके बीच बैठा बातें कर रहा था कि जया भी बाहर निकल आई। सुधीर को शर्मा जी के परिवार से बातचीत करते देख एकदम विचलित हो गई और तुरंत अंदर जाकर एक स्टील की बाल्टी पानी और सीख की झाड़ू लिए बाहर आई और जहाँ स्कूटर खड़ा था वहाँ का फर्श धोने लगी। वो बगैर औपचारिकता का ध्यान रखे सुधीर से बोली, ये स्कूटर यहाँ से हटा दो, सफाई करनी है। सुधीर शर्मिंदा सा हो उठाया था। शर्मा जी के यहाँ से सीधा ही मार्केट की तरफ निकल गया। मार्केट से लौटकर उसने पाया कि एक भी सामान ऐसा जरूरी नहीं था कि जिसके बगैर जया का काम रुकता। निश्चित ही उसे सुधीर को शर्मा जी के परिवार के साथ बैठना और बातचीत करना नागवार गुजरा था। उस रात सुधीर बेहद परेशान हो गया था। उसे एक ही एहसास हो रहा था कि अब जिंदगी में रखा ही क्या है। दूसरे दिन सुबह जया ने जो ही हड़बड़ी मचाई, सुधीर और भी पसर कर पलंग पर पड़ गया। उस दिन ऑफिस भी नहीं गया। सारा दिन उसे लगता रहा कहीं ना कहीं उसका शरीर इस तनाव की जिंदगी से प्रभावित हो रहा है। तभी तो वह जया को लुभा नहीं पाता है। पूरा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही निकल गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे महीनों का बीमार हो। सुधीर दिन भर जया के साथ अकेला रहा। जया उसके पास 2-3 बार आई थी, मगर सिर्फ आदेश निर्देश देते हुए, चलो उठकर नहा लो या नाश्ता कर लो या मार्केट जाओगे क्या। आखिर वो भी इंसान है, इस तरह अकेलापन कब तक भोगना होगा। जया ने तो घर को कैद खाना बना रखा है। कोई एक भी परिचित या दोस्त से व्यवहार नहीं, न कहीं जाना, ना किसी को बुलाना, बस सुबह उठते ही हाय हाय। सुधीर को लगा कि बस अब इस घुटन भरे माहौल में जीना दूभर है। और जया उसे देखो तो ऐसा लगता कि वो अपनी सारी जिंदगी जी चुकी है। ना सजना, ना संवरना, ना कोई शौक। सुधीर ने कई बार कहा भी, जया, महिलाओं के लिए कितनी अच्छी अच्छी मैगजीन आ रही हैं, कुछ देर पढ़ लिया करो। घूमने फिरने का समय नहीं है तो किताबों के जरिए ही जानो कि दुनिया में कहाँ क्या घटित हो रहा है। सुधीर की बातें सुनकर जया हंसती थी। उसने मोतीचूर के लड्डू जैसा कसकर जूड़ा बनाया और कमर में पल्ला खोसकर काम में लग गई थी। उस दिन सुधीर अपमान से छटपटा गया था और उसको अपना शहर, अपना गांव व अपना घर तथा
वहाँ रहने वाले दोस्त व रिश्तेदार बहुत याद आए थे। जॉब की वजह से और अपने परिवार को बेहतर सुख सुविधाएं देने के लिए उसे सैकड़ों मील दूर लखनऊ आना पड़ा था। क्यों ना कुछ दिनों के लिए घर चला जाए। ये विचार आते ही सुधीर ने तुरंत जया को बुलाकर अपनी इच्छा व्यक्त की, मगर उसका वही जवाब, घर चले किस लिए? वहाँ जाना यानी खर्च ही खर्च। और घर जाकर तुम छुट्टियाँ क्यों बराबर करना चाहते हो? जमा करो छुट्टियाँ ताकि रिटायरमेंट पर कैश करवाई जा सके। 4 दिनों के लिए भी जाते हैं तो मेरा घर का बजट गड़बड़ा जाता है। उस दिन सुधीर ने बगावत का पहला बिगुल फूका था। वो अकेला ही 2 दिनों की छुट्टी लेकर गांव हो आया था। वहाँ रुका तो था कुछ ही घंटे, मगर सबसे मिलकर जैसे वह एक नया जीवन पा गया था। गांव से आकर सुधीर बहुत खोया खोया रहने लगा। ऑफिस से लौटते ही सीधा बेडरूम में जाकर लेट जाता, चुपचाप सोता ही रहता। अब जिंदगी में कोई आकर्षण नहीं रहा। जया से मन की बात कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके पास इन फालतू बातों के लिए समय ही कहाँ है। छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत देख और ज़्यादा चिंता होती कि इन्हें सही सामाजिक जीवन कैसे मिल पाएगा। एक तरह से सुधीर सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बनकर रह गया। तो किसी न किसी रूप में बगावत तो होनी ही थी। धीरे धीरे सुधीर को हर बात से, हर काम से चिढ़ होने लगी। उसका मन चुपचाप पड़े रहने को होता। वो अक्सर छुट्टी लेने लगा और गुमसुम सा पड़ा रहता, जबकि जया अपने काम में व्यस्त रहती। जया को सुधीर का यूं चाहे जब छुट्टी ले लेना बड़ा अखर जाता। आखिर एक दिन वह तुनक ही गई। क्या बात है, आजकल आप ऑफिस के नाम से कतराते हैं? हाँ जया, अब किसी काम में दिल नहीं लगता है। घबराहट होती रहती है, शांति सी महसूस नहीं होती। सुधीर का जवाब सुनकर जया उसका मुंह देखती रह गई। जया, मैंने जॉब से रिज़ाइन देने का फैसला कर लिया है। अब जॉब छोड़कर गांव चलते हैं और अपनों के बीच रहेंगे। रिज़ाइन देने की बात सुनते ही जया को लगा सारा कमरा घूम रहा है। वो सन्न रह गई। उस रात वो पल भर भी सो नहीं पाई। अभी से जॉब छोड़कर सुधीर करेंगी क्या? ये सही है कि जया ने अपनी सारी पकड़ पैसे पर लगाकर काफ़ी पूंजी जमा कर रखी है, पर अभी तो सारे काम सामने पड़े हैं। तीनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनका शादी ब्याह, जोड़े हुए पैसों से पेट भरेंगे या फर्ज निभाएंगे? तीनों बच्चों के मासूम चेहरों को याद करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। उस सुबह सुधीर घर के सन्नाटे से घबराकर उठ बैठा था। 8 बज रहे थे और जया वंश को छाती से चिपकाए लेटी थी। वो जया के करीब गया, उसका माथा छूकर देखा तो उसने आंखें खोल दी। तबीयत ठीक है? अभी तक सोई पड़ी हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मगर आपने रिज़ाइन का निर्णय क्यों ले लिया? नौकरी छोड़कर करोगे क्या? कुछ नहीं, अब पेंशन से गुजारा करेंगे। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जया पति की बात सुनकर भौचक्की रह गई। तबीयत को हुआ क्या है? अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। अरे बीमारी है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। ज़रूरत पड़ी तो सभी शारीरिक जांच करवा लेंगे। अगर कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज भी होगा। पर ये तो कोई बात नहीं हुई कि सामने 3 मासूम बच्चों के भविष्य को अनदेखा कर हम बढ़िया नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। कुछ घंटों की माथापच्ची के बाद सुधीर इस बात पर तैयार हुआ कि इस्तीफ़ा देने का उसका निर्णय तो पक्का है, किंतु फिलहाल 3 महीने के पश्चात ही वह अपना इस्तीफ़ा संस्थान को सौंपेगा। उनके इस्तीफे की टाइप की हुई प्रति जब जया की बड़ी बेटी ने पढ़ी तो भोलेपन से पूछने लगी, मम्मी फिर हम लोग कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? बेटी के सवाल ने जया का चैन नींद सब लूट ली और सुधीर के साथ डॉक्टर के पास गई। सुधीर का पूरा चेकअप व सारे टेस्ट करवाए। मामूली ब्लड प्रेशर के अलावा सब ठीक ठाक था। जया को भाभी की बात याद आने लगी। भाभी एक दफ़ा उससे बोली थी, जया क्षमता से ज़्यादा काम क्यों करती हो? 3 बच्चों की गृहस्थी अकेले समेटने की कोशिश में सब बिखरने की नौबत ना आ जाए। जब तक बच्चे छोटे हैं मदद के लिए काम वाली लगा लो। कुछ सालों बाद बच्चे बड़े हो जाएं तो खुद ही अपने ज़्यादा काम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे ये दिन वापस नहीं आएंगे। काम करो मगर अपने दाम्पत्य जीवन को भी महत्व दो। पैसा जोड़ने की धुन में पैसा कमाने वाले को ही उपेक्षित कर रही हो। पूरे घटनाक्रम को सोचकर जया समझ गई कि सुधीर को एकमात्र बीमारी बोरियत से उपजी घुटन ही है। असंतुष्टि ने ही सुधीर को इतना हताश कर दिया है। इस कमजोरी का एकमात्र कारण अवचेतन में जया की दिनचर्या, व्यवहार और आत्म केंद्रित स्वभाव के कारण गहरी झुंझलाहट ही है।
घिसी पिटी घुटन भरी जिंदगी ने ही सुधीर को उबा दिया है। और फिर जया अपना अपराध बोध सुधीर से भी छिपा नहीं पाई थी। एक दिन उसकी गोद में सिर रखकर बिलख पड़ी थी। आपको कुछ नहीं हुआ है, मन से बीमारी का भ्रम बिल्कुल निकाल दो, सारी गलती मेरी ही है। सुधीर जया को सहला रहा था, पर मानो तसल्ली उसे मिल रही थी। देर से ही सही, जया उसके करीब फिर आई तो घर में मानो त्योहार आ गया था। सुधीर स्वयं को बेहद स्वस्थ महसूस करने लगा और जया की तो जिंदगी ही बदल गई थी। सुधीर के इस्तीफे देने की योजना का झटका जया के लिए करारा साबित हुआ था। वो पति की खुशी के लिए अब हर प्रयत्न कर रही थी। सुधीर इतनी खुशी भरे दिनों की छुट्टियां घर में कैद होकर गुजारना नहीं चाहता था, पर जया को घूमने फिरने से चिढ़ होने की वजह से वह चुप ही रहा। मगर जब जया ने स्वयं ही भैया भाभी से मिलने चलने का प्रस्ताव रखा तो सुधीर को मजा आ गया। सब बातें सोचकर सुधीर कुछ जोर से हंस दिया। तभी जया की नींद खुल गई। सुधीर को यूं जागते और जमकर हंसते देख वह चौंक गई। क्या बात है, तुम सोए नहीं? तुम जाग गई, ये अच्छा हुआ। सुबह हो ही चली है, अगले स्टेशन पर चाय पियेंगे। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। दोनों को ही ऐसा लग रहा था मानो दोनों बरसों बाद मिल रहे हो। दोनों को एक दूसरे से कितनी सारी बातें कहनी सुननी है। सुधीर मुग्ध भाव से बार बार जया को निहार रहा था। ऐसी ही पत्नी की तो उसने कल्पना की थी। सुधीर का मन हुआ वह गाड़ी में सोए, सभी लोगों को जगा दे और ढिंढोरा पीट पीट कर कहे कि मुझे मेरी कल्पना की रानी मिल गई है। क्यों बार बार इस तरह मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें अपने साथ पाकर मैं अपनी खुशी जज्ब नहीं कर पा रहा हूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ, नज़दीकियाँ और परस्पर सामंजस्य ही तो जिंदगी की व्यस्तता, एक रास्ता या घुटन को दूर करके मुस्कुराना सिखाती है। कितनी प्यारी लगती हो तुम यूं मुस्कुराते हुए। सुधीर की बात सुनकर जया मुस्कुरा दी तो सुधीर को लगा कि पूरी दुनिया खुशी से खिलखिला पड़ी है। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है जिम्मेदारी। सपना ने 5 महीने की अपनी बेटी आरू को गोद में लेकर खूब प्यार दुलार किया। उसके जन्म के बाद आज पहली बार ऑफिस जाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर ऑफिस तो जाना ही था। 6 महीने से छुट्टी पर ही थी। अनंत ने सपना को आरू को दुलारते देखा तो हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? मन नहीं हो रहा है आरू को छोड़कर जाने का? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, पर आरू की चिंता मत करो, मम्मी पापा है ना, रमाबाई भी है। आरू सबके साथ सेफ और खुश रहेगी। डोंट वरी, चलो अब निकलते हैं। सपना के साथ ससुर दिनेश जी और लता जी ने भी आरू को निश्चिंत रहने के लिए कहा। सपना आराम से जाओ, हम हैं ना। सपना आरू को सास की गोद में देखकर फीकी सी हंसी हंस दी। आरू की टुकुर टुकुर देखती आंखें सपना की आंखें नम कर गई, पर इस समय भावुक बनने से काम चलने वाला नहीं था। इसीलिए तेजी से अपना बैग उठाकर अनंत के साथ बाहर निकल गई। उनका घर दिल्ली में ही था। वहाँ से 8 किलोमीटर दूर में सपना का ऑफिस था। अनंत ने उसे बस स्टैंड छोड़ा। रास्ते भर बस में सपना कभी आरू के तो कभी ऑफिस के बारे में सोचती रही। अक्सर बस में सीट नहीं मिलती थी। वह खड़े खड़े ही कितने ही विचारों में डूबती उतरती रही। सपना एक प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन की कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर थी। अच्छी सैलरी थी। अपने कोमल स्वभाव के कारण ऑफिस और घर में उसका जीवन अब तक काफ़ी सुखी और संतोषजनक था। पर आज आरू के जन्म के बाद पहली बार ऑफिस आई थी तो दिल कुछ उदास सा था। ऑफिस में आते ही सपना ने इधर उधर नज़रें डाली तो काफ़ी नए चेहरे दिखे। पुराने लोगों ने उसे बधाई दी, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सपना जिस पद पर थी उस पर काफ़ी जिम्मेदारियां रहती थी। हर प्रोडक्ट को अब तक वही अप्रूव करती थी। सपना की बॉस शिल्पी उसकी लगन मेहनत से इतनी खुश संतुष्ट रहती थी कि वह अपने भी आधे काम उसे सौंप देती थी, जिन्हें काम की शौकीन सपना कभी करने से मना नहीं करती थी। शिल्पी कई बार कहती थी, सपना तुम ना हो तो मैं अकेले इतना काम कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने तुम्हारे ऊपर हर काम छोड़कर निश्चिंत हो जाती हूँ। सपना को अपनी काबिलियत पर गर्व सा होता। नकचड़ी बॉस से तारीफ सुन मन खुश हो जाता था। सपना उसके वे काम भी निपटाती रहती थी
जिससे उसका लेना देना भी नहीं होता था। ऑफिस पहुंचते ही सपना ने अपने अंदर पहली सी ऊर्जा महसूस की। अपनी कार्यस्थली पर लौटते ही कर्तव्य की भावना से उत्साहित होकर काम में लग गई। शिल्पी से मिल औपचारिक बातों के बाद उसने अपने काम देखने शुरू कर दिए। 1 महीने बाद ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था। सपना उसके बारे में डिटेल्स लेने के लिए शिल्पी के पास गई तो उसने सपाट शब्दों में कहा, सपना, एक नई लड़की आई है रोमा, उसे यह असाइनमेंट दे दिया है। अरे क्यों, मैं करती हूँ ना अब। नहीं, तुम रहने दो, उसके लिए तो देर तक काम रहेगा, तुम्हें तो अब घर भागने की जल्दी रहा करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो करूँगी ही ना। नहीं, तुम रहने दो। सपना के अंदर कुछ टूट सा गया। सोचने लगी कि वह तो हर प्रोडक्ट के साथ रात दिन एक करती रही है, अब क्यों नहीं संभाल पाएगी यह काम। आरू के लिए घर टाइम पर पहुंचेगी, पर काम भी तो उसकी मानसिक संतुष्टि के लिए मायने रखता है। पर वह कुछ नहीं बोली, मन कुछ उचाट सा ही रहा। सपना ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। अचानक कपिल का ध्यान आया कि कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दिया। उसे याद करते ही सपना को मन ही मन हंसी आ गई। दिल फेंक कपिल हर समय उसे फ्लर्टिंग करता था। सपना को भी इसमें मज़ा आता था। वो मैरिड थी, फिर भी प्रेग्नेंट भी थी, तब भी कपिल उसके आगे पीछे घूमता था। कपिल उसे सीधे लंच टाइम में ही दिखा। आज वह लंच लेकर नहीं आई थी, सोचा था कैंटीन में खा लेगी, कल से लाएगी। कैंटीन की तरफ जाते हुए उसे कपिल दिखा तो आवाज़ दी, कपिल, अरे तुम कैसी हो। मैं ठीक हूँ, सुबह से दिखे नहीं। हाँ, फील्ड में था, अभी आया। और सुनाओ, क्या हाल है। सब बढ़िया। तुम्हारी बेटी कैसी है। अच्छी है। चलो लंच करते हैं। हाँ, तुम चलकर शुरू करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर कपिल एक और चला गया। सपना को कुछ अजीब सा लगा कि क्या यह वही कपिल है, इतना फॉर्मल, इस तरह तो उसने कभी बात ही नहीं की थी। फिर सपना पुराने सहयोगी के साथ लंच करने लगी। इतने दिनों के किस्से बातें सुन रही थी। कपिल पर नज़र डाली, नए लोगों में ठहाका लगाते दिखा तो वह एक ठंडी सांस लेकर रह गई। सास से फ़ोन पर आरू के हालचाल लेकर वह फिर अपने काम में लग गई। शाम 6 बजे सपना ऑफिस से बस स्टैंड चल पड़ी। पहले तो शायद ही वह कभी 6 बजे निकली हो, काम ही ख़त्म नहीं होता था। आज कुछ काम भी खास नहीं था, वह रास्ते भर बहुत सारी बातों पर मनन करती रही। आज इतने महीनों बाद ऑफिस आई, मन क्यों नहीं लगा। शायद पहली बार आरू को छोड़कर आने के कारण या ऑफिस में कुछ अलग अलग महसूस करने के कारण। आज याद आ रहा था कि वह पहले कपिल के साथ फ्लर्टिंग खूब एंजॉय करती थी, बढ़िया टाइम पास होता था। उसे तो लग रहा था कपिल उसे इतने दिनों बाद देखेगा तो खूब बातें करेगा, खूब डायलॉग बाजी करेगा, उसे काम ही नहीं करने देगा। इन 6 महीनों की छुट्टियों में कपिल ने शुरू में तो उसे फ़ोन किए थे, पर बाद में वह उसके हाय हेलो के मैसेज के जवाब भी देर करने लगा था। फिर वह भी आरू में व्यस्त हो गई थी। नए प्रोडक्ट में उसे काफ़ी रुचि थी, पर अब वह क्या कर सकती थी। शिल्पी से तो उलझना बेकार था। घर पहुंचकर देखा आरू को संभालने में सास और ससुर की हालत ख़राब थी। वह भी पहली बार माँ से पूरा दिन दूर रही थी। सपना ने जैसे ही आरू सपना की ओर लपकी तो वह बस अभी आई कह जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो आरू को कलेजे से लगा लिया। अपने बेडरूम में आकर आरू को चिपकाए चिपकाए ही बेड पर लेट गई। ना जाने क्यों आंखों की कोरों से नमी बह चली। कैसा रहा दिन। सास कमरे में आई तो सपना ने पूछा, आरू ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। थोड़ी बहुत रोती रही, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसे भी, तुम्हें भी और हमें भी। तुम्हारा ऑफिस जाना भी तो ज़रूरी है। अब तक अनंत भी आ गया। रमाबाई रोज़ की तरह डिनर बनाकर चली गई थी। खाना सबने साथ ही खाया। आरू ने फिर सपना को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। अनंत ने पूछा, सपना, आज बहुत दिनों बाद गई थी, दिन कैसा रहा। काफ़ी बदला बदला माहौल दिखा, काफ़ी नए लोग आए हैं, पता नहीं क्यों मन नहीं लगा आज। हाँ, आरू में ध्यान रहा होगा, खैर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगले 10-15 दिनों में ऑफिस में जो भी बदलाव सपना ने महसूस किए, उनसे उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। शिल्पी 35 साल की चिड़ी चिड़ी महिला थी।
उसका पति मुंबई में रहता था, दिल्ली में वह अकेली रहती थी। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती थी। 15 दिन, महीने में वीकेंड पर उसका पति आता रहता था। उसकी आदत थी शाम 7 बजे के आसपास मीटिंग रखने की। अचानक 6 बजे उसे याद आता था कि सबसे ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है। सपना को अपने काम से बेहद प्यार था। वह कभी भी देर होने पर भी शिकायत नहीं करती थी। मध्यवर्गीय परिवार में पली बढ़ी सपना ने यहाँ पहुँचने तक बड़ी मेहनत की थी। 6 बजे के आसपास जब सपना ने अपनी नई सहयोगी हेमा से पूछा कि घर चले, तो उसने कहा मीटिंग है ना अभी। सपना चौंकी। मीटिंग? कौन सी? मुझे तो पता ही नहीं। शिल्पी ने बुलाया है ना। उसे खुद तो घर जाने की जल्दी होती नहीं, पर दूसरे के तो परिवार हैं। पर उसे कहाँ इस बात से मतलब है। सपना हैरान सी हाँ हूँ करती रही। फिर जब उसने रहा नहीं गया तो शिल्पी के पास जा पहुँची। बोली, मैम मुझे तो मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था। क्या डिस्कस करना है? कुछ तैयारी कर लूँ? नहीं, तुम रहने दो, एक नए असाइनमेंट पर काम करना है। मैं रुकूं? नहीं, तुम जाओ, कहकर शिल्पी लैपटॉप पर व्यस्त हो गई। सपना उपेक्षित अपमानित सी घर लौट आई। उसका मूड बहुत खराब था। डिनर करते हुए उसने अपने मन का दुख सबसे बांटना चाहा। बोली, अनंत पता है जब से ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया है अच्छा नहीं लग रहा है। लेट मीटिंग में मेरे रहने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं होती। कहाँ पहले मेरे बिना शिल्पी मीटिंग रखती ही नहीं थी। मुझे कोई नया असाइनमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। फिर थोड़ी देर रुककर कपिल का नाम लिए बिना सपना ने आगे कहा, जो मेरे आगे पीछे घूमते थे वे अब बहुत फॉर्मल हो गए हैं। मन ही नहीं लग रहा है। आरू के जन्म के बाद मैंने जैसे ऑफिस जाकर कोई गलती कर दी हो। आजकल ऑफिस में दम घुटता है मेरा। अनंत समझाने लगा, टेक इट इजी सपना, ऐसे ही लग रहा होगा तुम्हें। जॉब तो करना ही है ना। नहीं, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का। अरे पर जाना तो पड़ेगा ही। सास खुद को बोलने से नहीं रोक पाई। बोली, बेटा घर के इतने खर्चे हैं, दोनों कमाते हो तो अच्छी तरह चल जाता है, हर आराम है। अकेले अनंत के ऊपर होगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सपना फिर चुप हो गई। वह ये तो जानती ही थी कि उसकी मोटी तनख्वाह से घर के कई काम पूरे होते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने को भी वह अच्छा मानती है, पर अब ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा है। उसका मन कर रहा है कि कुछ दिन ब्रेक ले ले, आरू के साथ रहे। पर ब्रेक लेने पर ही तो सब बदला सा है। दिनेश, लता और अनंत बहुत देर तक उसे पता नहीं क्या क्या समझाते रहे। उसने कुछ सुना, कुछ अनसुना कर दिया। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करती रही। कुछ महीने और बीते। आरू 9 महीने की हो गई थी। बहुत प्यारी और शांत बच्ची थी। शाम को सपना के आते ही उससे लिपट जाती, फिर उसे नहीं छोड़ती, जैसे दिन भर की कमी पूरी करना चाहती हो। सपना को ऑफिस में अपने काम से अब संतुष्टि नहीं थी। शिल्पी तो अब उसे जिम्मेदारी का कोई काम सौंप ही नहीं रही थी। 6 महीने के बाद ऑफिस आना इतना जटिल क्यों हो गया? क्या गलत हुआ था? क्या मातृत्व अवकाश पर जाकर उसने कोई गलती की थी? ये तो हक था उसका। फिर किसी को उसकी अब ज़रूरत क्यों नहीं है? ऊपर से कपिल की बेरुखी उपेक्षा मन को और ज़्यादा आहत कर रही थी। एक बच्चे की माँ बनते ही कपिल के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर देखकर सपना बहुत दुखी हो जाती। कपिल तो जैसे अब कोई और ही कपिल था। थोड़ी बहुत काम की बात होती तो पूरी औपचारिकता से करता और चला जाता। दिन भर उसके रोमांटिक डायलॉग, फ्लर्टिंग जिसे वह एंजॉय करती थी, कहाँ चली गई थी? कितना सूना उदास सा दिन ऑफिस में बिताकर वह कितनी थकी सी घर लौटने लगी थी। अपने पद, अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिलने पर वह रात दिन मानसिक तनाव का शिकार रहने लगी थी। उसके मन की घुटन बढ़ती जा रही थी। सपना ने घर पर सबको बार बार अपनी मनोदशा बताई, पर कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। सब उसे ही समझाने लगते तो वह वही विषय बदल देती। ऑफिस में अपने प्रति बदले व्यवहार से यह घुटन, मानसिक तनाव एक दिन इतना बढ़ गया कि उसने त्यागपत्र दे दिया। वह हैरान हुई जब किसी ने इस बात को गंभीरतापूर्वक लिया ही नहीं। ऑफिस से बाहर निकलकर उसने जैसे खुली हवा में सांस ली। सोचा, थोड़े दिनों बाद कहीं और अप्लाई करेगी। इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। फिलहाल आरू के साथ रहेगी। जहाँ इतने साल रात दिन इतनी मेहनत की, वहाँ माँ बनते ही सबने इतना इग्नोर किया। उसमें प्रतिभा है, मेहनती है वह,
जल्दी ही दूसरी जॉब ढूंढ लेगी। उस शाम बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ। घर आते हुए आरू के लिए कुछ खिलौने खरीदे। घर में घुसते ही आरू पास आने के लिए लपकी। अपनी कोमल सी गुड़िया को गोद में लेते ही मन खुश हो गया। डिनर करते हुए ही उसने शांत स्वर में कहा, मैंने आज रिजाइन कर दिया। सबको करंट सा लगा। सब एक साथ बोले, क्यों? मैं इतनी टेंशन सह नहीं पा रही थी। थोड़े दिनों बाद दूसरी जॉब ढूंढूंगी। अब इस ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था। अनंत झुंझला पड़ा। ये क्या बेवकूफ़ी की? ऑफिस में मन लगाने जाती थी या काम करने? काम ही करने जाती थी, पर मेरी योग्यता के हिसाब से अब कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा था। मानसिक संतुष्टि नहीं थी। मैं अब अपने काम से खुश नहीं थी। दूसरी जॉब मिलने पर रिज़ाइन करती। कुछ दिन बाद ढूंढ लूँगी, मेरे पास योग्यता है, एक्सपीरियंस है। सास लता ने चिढ़कर कहा, क्या गारंटी है तुम्हारा दूसरे ऑफिस में मन लगेगा? मन न लगने पर नौकरी छोड़ी जाती है कहीं? अब एक की कमाई पर कितनों के खर्च समझ लेंगे? ये क्या किया? थोड़ा धैर्य रखा होता। ससुर जी ने भी कहा, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलेगी मतलब एक ही सैलरी में घर चलेगा। बड़ी मुश्किल होगी, इतने खर्चे हैं, कैसे होगा? सपना आरू को गोद में बिठाए तीनों का मुंह देखती रह गई। उसके तन मन की पीड़ा से दूर तीनों अतिरिक्त आय बंद होने का अफसोस मनाए जा रहे थे। अब मन की घुटन तो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।